हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनहांस स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के एक और फेमस ड्रामा जिसका नाम है एज यू लाइक इट। दिस इज द पार्ट 1। इट इज़ ऑल्सो कॉमेडी। विलियम शेक्सपियर wrote 37 plays, and out of 37 plays, it is the most important and world famous drama of William Shakespeare. And in this video, we will be cover the detailed summary of As You Like It, as well as some important characters and main points also. So let us begin about this video and topic. तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। तो let us the proceed of next slide. तो आइए हम यहाँ पर इस स्लाइड में जितने भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टर्स मैं अपनी स्लाइड में इसलिए इंक्लूड करती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कैरेक्टर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जितने भी इम्पॉर्टेंट ड्रामा हैं विलियम शेक्सपियर के, उनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स का भी आपको नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो कैरेक्टर है ड्यूक सीनियर, नेक्स्ट है जो फ्रेडरिक कौन है? फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर का भाई है और उसने धोखे से, यानी उसने ड्यूक सीनियर की गद्दी को हड़प लिया है और जो ड्यूक सीनियर है उसको देश से निकाल दिया है, यानी उसको बैनिश कर दिया है। नेक्स्ट जो इसमें कैरेक्टर है रोजालैंड, वो इस प्ले की हीरोइन है और वो जो ड्यूक सीनियर है उसकी डॉटर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सीलिया डॉटर ऑफ फेडरिक, यानी जो ड्यूक सीनियर का जो भाई है फेडरिक, जो इस समय यानी प्रेजेंट टाइम में जो थ्रोन पर है, गद्दी पर है, तो उसकी वो बेटी है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है एमियंस जैकीज। इनका भी इस प्ले में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल विलियम शेक्सपियर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको हम स्टोरी में समझेंगे। नेक्स्ट है ओलिवर जो कि सर रोलैंड डी बॉयस का बेटा है। ऑर्लैंडो ओलिवर का भाई है और सर रोलैंड डी बॉयस का ये भी बेटा है। नेक्स्ट है टचस्टोन, इसका भी इस प्ले में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लिब्यो। नेक्स्ट है चार्ल्स यहाँ पर एक रेसलर है, यानी पहलवान है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स हैं कॉलिन एंड सिल्वियस, ये सीफर्ड है, इस प्ले में सीफर्ड्स का प्ले करते हैं। और नेक्स्ट जो सीफर्ड देश है वो है फीबी, और जो लास्ट में इसमें जो कैरेक्टर्स हैं एडम एंड डेनिस। तो यहाँ पर मैंने जो मेजर और माइनर कैरेक्टर्स है सब यहाँ पर हमने स्लाइड में डिस्कस किए हैं। तो आपको मेजर कैरेक्टर्स के साथ साथ आपको माइनर कैरेक्टर्स का भी नॉलेज होना चाहिए, वो भी आपकी मेमोरी में इनग्रेव होना चाहिए, क्योंकि माइनर कैरेक्टर भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर कंटिन्यू करते हैं एंड देखते हैं कि उसमें और क्या इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन 1599 एंड फर्स्ट पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो इन 1622। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं वो फोलियो और क्वार्टरों में लिखे गए हैं। तो ये जो इनका वर्क्स है यानी एज यू लाइक इट, ये 1599 में लिखा गया था, ऐसा ये बिलीव किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विलियम शेक्सपियर की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके विषय में हम अनसर्टेन है। ऐसा माना जाता है कि जो उनकी जो डेट है यानी बर्थ जो डेट है वो 1564 को बोर्न हुए थे और 1616 को वो डाइड हुए थे। तो एक्चुअल डेट ना होने के कारण यहाँ पर हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि जो उनका ये वर्क है वो 1599 के अराउंड लिखा गया था। और इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन की हम बात करें तो ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था जो 1623 था, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ द विलियम शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर की डेथ के बाद ये जो वर्क है इनका पब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लेस ऑफ फर्स्ट परफॉर्मेंस इज अनसर्टेन। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं वो भी अनसर्टेन है, बिकॉज कि हम शेक्सपियर के बारे में ही जब अनसर्टेन है तो परफॉर्मेंस के बारे में ऑब्वियसली अनसर्टेन ही होगा। नेक्स्ट इसकी हम जॉनरा की बात करें तो ये पैस्टरल कॉमेडी है। अब पैस्टरल कॉमेडी क्या होती है? कॉमेडी तो हम जानते हैं कि जिस भी प्ले में
जो प्ले की जो एंडिंग होती है वो हैप्पीनेस के साथ एंड होती है, तो डैट इज कॉल्ड द कॉमेडी। बट पेस्ट्रल कॉमेडी क्या होती है? द पेस्ट्रल मीन्स पेस्टल डील्स विद द लाइफ ऑफ द सीफर्ड्स, यानी ऐसी जो कॉमेडी या ऐसे प्ले जिसमें सीफर्ड्स की लाइफ को डिस्क्राइब किया जाता है और उसमें रूरल बैकग्राउंड को भी दिखाया जाता है, तो ऐसी जो कॉमेडी होती है वो पेस्ट्रल कॉमेडी कही जाती है। फाइन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पेस्ट्रल कॉमेडीज क्या होती हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट द सेटिंग इसकी फ्रांस की है, फ्रांस में इसकी सेटिंग रखी गई है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्ज बन जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि एजुलाइट की जो सेटिंग है वो कहाँ की है। नेक्स्ट टाइम इसके सोर्सेज की बात करें तो जो इसका फर्स्ट सोर्स है थॉमस लॉस का जो वर्क्स है रोजालैंड, उससे ये लिया गया है, उसका ये फर्स्ट सोर्स माना जाता है। एंड जो सेकेंड सोर्सेज की हम बात करें तो मैथियो बियोडूस का जो ऑरलैंडो इनुमार्टो ये भी एज यू लाइक इट का सोर्स माना जाता है, यानी जो थॉमस लॉस है जो राइटर हैं उनका जो वर्क्स है रोजालैंड, उससे एज यू लाइक इट को अडॉप्ट किया गया है बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अब मैथियो बियोडूस का वर्क है ऑरलैंडो इनुमार्टो, इससे भी इन्होंने कुछ पॉइंट्स को अडॉप्ट किया है। तो फाइन, आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ये स्लाइड अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनकी समरी को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर कैरेक्टर्स के बारे में भी आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है, मेन पॉइंट जो भी थे इंपॉर्टेंट मैंने इस स्लाइड में डाल दिए हैं। ये आपके लिए सफिशिएंट होगा फॉर द एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों स्टोरी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है कि जो ऑरलैंडो यानी एज यू लाइक इट का जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, तो वो अपने नौकर एडम से अपने भाई ओलिवर की फरियाद करता है कि किस तरीके से ओलिवर ने मुझे धोखा दिया है। धोखा इस बात का कि उसने ऑरलैंडो को अपने पिता की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, जितना भी जो प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो सब अपने अंडर में रख लिया है। इतने में ही वहाँ पर ओलिवर आ जाता है, तो वो ऑरलैंडो ओलिवर से कहता है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है, तुमने पिताजी की जो सारी संपत्ति है धोखे से हड़प ली है और मुझे संपत्ति से यानी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। अब जैसे ही ऑरलैंडो ये बात करके वहाँ से जाता है तो वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है। फ्रेंड्स, ये चार्ल्स कौन है? आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो चार्ल्स एक पेशेवर पहलवान है, वो वहाँ पर आता है और ओलिवर से गप्पे मारना स्टार्ट कर देता है। वो ओलिवर के पास आता है और कहता है कि एक नया ड्यूक आया है जिसका नाम है ड्यूक फेडरिक, और इसने अपने बड़े भाई यानी ड्यूक सीनियर को देश निकाला कर दिया है, यानी उसको निर्वासित कर दिया है। लेकिन जो उसकी एक बेटी है यानी ड्यूक सीनियर की एक बेटी है जिसका नाम है रोजालैंड एज यू लाइक इट की मेन हीरोइन है, और बाद में रोजालैंड की शादी ऑरलैंडो से होती है। तो कहता है कि जो रोजालैंड है उसने देश निकाला नहीं किया है, यानी जो ड्यूक फेडरिक है उसने ड्यूक सीनियर की जो बेटी है रोजालैंड को एग्जाइल नहीं किया है, देश से नहीं निकाला है, क्योंकि जो ड्यूक फेडरिक की जो बेटी है सीलिया वो उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है और साथ ही साथ वो उसकी कजिन भी है। चार्ल्स ओलिवर से ये भी कहता है कि कल मेरी कुश्ती है तुम्हारे भाई ऑरलैंडो के साथ, इसलिए तुम जाओ और उसको समझाओ कि वो कुश्ती से अपना नाम वापस ले ले, क्योंकि अगर उसकी मेरे साथ कुश्ती होती है तो उसे अपनी जान से हाथ गंवाना होगा। इसलिए तुम्हें ऑरलैंडो के पास जाना चाहिए और उसे समझाना चाहिए। ओलिवर कहता है कि मैंने उसे बहुत समझाया है, लेकिन वो इस कुश्ती से अपना नाम वापस लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और उसने तो ये प्रण ले लिया है कि वो तुम्हें कुश्ती में हरा के ही मानेगा। तो इस प्रकार से ओलिवर और चार्ल्स की आपस में बातचीत होती है। इसके बाद दूसरी हम देखते हैं कहानी में क्या होता है कि जो सीलिया है रोजालैंड को ये दिलासा दे रही होती है कि क्योंकि जो सीलिया को जो फादर है ड्यूक फेडरिक उसने रोजालैंड के पिता को यानी ड्यूक सीनियर को एग्जाइल कर दिया है, यानी देश से निकाला कर दिया है। तो इसलिए सीलिया रोजालैंड से कह रही होती है कि मेरे पिता भी तुम्हारे पिता के ही तरीके हैं, यानी तुम उन्हें अपना पिता ही समझो और तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इतने ही में कहानी में एक नौकर आता है और वो सीलिया और रोजालैंड को बताता है
कि वो बताता है, दोनों से कहता है कि अभी एक कुश्ती का मैच होने वाला है और ये जो कुश्ती है वो ऑरलैंडो और चार्ल्स के बीच में होने वाली है। चार्ल्स तो बहुत ही पेशेवर पहलवान है, यानी एक बहुत ही एक्सपर्ट रेसलर है, लेकिन ऑरलैंडो एक लड़का है, यानी बहुत ही सॉफ्ट दिल का है, बहुत ही कोमल है। उसका मुकाबला चार्ल्स से होने वाला है। जब ये बात सीलिया और रोजालैंड दोनों सुनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो रोजालैंड है वो ऑरलैंडो को पसंद करती है, उसे प्यार करती है और उससे वो शादी करना चाहती है। इसीलिए जब चार्ल्स उसको बताता है कि ऑरलैंडो का जो ऑरलैंडो का जो मुकाबला है वो चार्ल्स से होने वाला है, तो ये सोचकर सीलिया और रोजालैंड दोनों बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती हैं ऑरलैंडो के लिए, क्योंकि ऑरलैंडो तो पेशेवर नहीं था, यानी वो कुश्ती में इतना एक्सपर्ट नहीं है जितना कि चार्ल्स है, क्योंकि चार्ल्स तो बहुत ही खतरनाक और पेशेवर पहलवान है। तो सीलिया और रोजालैंड ऑरलैंडो के पास जाती हैं, उससे विनती करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम्हें इस कुश्ती से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो चार्ल्स है, चार्ल्स के बारे में वो कहती हैं कि अगर तुमने कुश्ती से अपना नाम वापस नहीं लिया तो वो तुम्हें कुश्ती में मार डालेगा। लेकिन ऑरलैंडो नहीं मानता है, वो कहता है कि मैं कुश्ती से अपना नाम वापस नहीं लूँगा। वो कुश्ती करने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद ऑरलैंडो और चार्ल्स के बीच में कुश्ती होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हैरानी की बात ये होती है कि दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है, कुश्ती होती है, और इस कुश्ती में जो ऑरलैंडो है वो जीत जाता है और जो चार्ल्स होता है वो हार जाता है। यह देखकर जो रोजालैंड होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। कहानी में आगे ट्विस्ट आता है, यानी कहानी आगे कुछ और इस तरीके से बढ़ती है। इस सीलिया और रोजालैंड दोनों आपस में बात कर रही होती हैं। सीलिया रोजालैंड से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ऑरलैंडो से प्यार हो गया है, तुम उसे पसंद करने लगी हो। तो रोजालैंड भी कहती है कि हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। अब ये बातें जो ड्यूक फेडरिक होता है, यानी जो सीलिया का जो फादर होता है, वो ये बातें सुन लेता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ये सोचता है कि अगर मैंने रोजालैंड को यहाँ पर रहने दिया तो सीलिया बिगड़ जाएगी। इसलिए ड्यूक फेडरिक गुस्से में वहाँ आता है और रोजालैंड से कहता है कि मैं तुम्हें फौरन ये रात छोड़कर चले जाने का आदेश देता हूँ, यानी तुम्हें भी मैं इस रात से निर्वासित करता हूँ। यह कहकर ड्यूक फेडरिक वहाँ से चला जाता है। यह सब सुनकर रोजालैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तब सीलिया उसे कहती है कि परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी, जहाँ तुम रहोगी वहाँ मैं भी रहूँगी। तो इस तरीके से रोजालैंड और सीलिया दोनों डिसाइड करती हैं ये राज्य छोड़ने का। दोनों क्या करती हैं, दोनों अपना वेश बदल लेती हैं और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चली जाती हैं। तो दोस्तों, मैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन नाम है ये विलियम शेक्सपियर ने अपनी माँ यानी अपनी मदर मेरी आर्डन के नाम पर ही रखा था। इसलिए फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जो नाम है विलियम शेक्सपियर ने किसके नाम पे रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी आर्डन थी, जो उनकी माँ थी, उनके नाम पर इन्होंने रखा था। और साथ ही साथ ये किस ड्रामा में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एज यू लाइक इट में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र किया गया है। तो ये तो हो गई कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आइए हम स्टोरी को आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद क्या होता है, रोजालैंड एक मेल का यानी पुरुष का वेश बदल लेती है और उसका अपना नाम रखती है गैनीमेड, जबकि जो सीलिया होती है वो लड़की के ही वेश में रहती है, लेकिन उसने भी लड़की का एक दूसरा वेश धारण कर लिया होता है जिसे कोई भी पहचान नहीं पाता है। अब दोनों सीलिया और रोजालैंड ड्यूक सीनियर, जो कि रोजालैंड के पिता थे, उन्हें ढूंढने के लिए फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चली जाती हैं, यानी वहाँ पर वो जो रोजालैंड के पिता हैं उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन इन दोनों के साथ वहाँ का जो एक दरबारी होता है, यानी ड्यूक फेडरिक का जो एक दरबारी होता है जो कि पागल होता है, उसका नाम होता है टच स्टोन, वो भी उनके साथ चला जाता है। इनकी मुलाकात होती है वहीं पर, यानी फॉरेस्ट और आर्डन में सीलिया और रोजालैंड की मुलाकात होती है कुछ चरवाहों से।
यानी चरवाहों से, इन चरवाहों से ये रहने के लिए एक कुटिया मांगती है, क्योंकि रहने के लिए तो इनके पास कोई भी जगह नहीं थी। इसलिए वो चरवाहे से कहती हैं कि मुझे रहने के लिए कुटिया दे दो, मांगती हैं। वहाँ पर ड्यूक जूनियर अपने साथियों के साथ, यानी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ड्यूक जूनियर अपने साथियों के साथ बहुत ही मज़े से रह रहा होता है और वो पशुओं का शिकार भी वहाँ पर कर रहा होता है। इसके बाद कहानी में आगे इस प्रकार से बढ़ती है कि जब ड्यूक फेडरिक को ये पता चलता है कि जो रोजालैंड है वो महल छोड़कर चली गई है, लेकिन उसके साथ मेरी बेटी सीलिया भी चली गई है, तो इस बात से जो ड्यूक फेडरिक होता है वो आग बबूला हो जाता है और उसने ओलिवर को महल में बुलाता है, यानी ओलिवर को अपने महल में बुलाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रोजालैंड और सीलिया दोनों को ओलिवर का भाई जो ऑरलैंडो है वो भगाकर ले गया है, क्योंकि उसने सीलिया और रोजालैंड की बात को सुन लिया था। ये क्योंकि सीलिया रोजालैंड से पूछ रही थी कि क्या तुम ऑरलैंडो को पसंद करती हो, तो रोजालैंड कहती है कि हाँ, मुझे ऑरलैंडो से प्यार हो गया है। इसलिए यहाँ पर जो ड्यूक फेडरिक होता है उसको ऐसा लगता है कि ये सारी चाल ऑरलैंडो की है, उसी ने सीलिया और रोजालैंड को अपने प्यार के जाल में फांसा है और यहाँ से उसको ले गया है। क्योंकि ऑरलैंडो भी उस राज्य में नहीं होता है, वो भी उस राज्य को छोड़कर चला गया होता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। तो ड्यूक फेडरिक को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ऑरलैंडो का ही काम है। वो ओलिवर से कहता है कि तुम मेरी बेटी को किसी भी कीमत पर यहाँ पर लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा। लेकिन जो ऑरलैंडो होता है, ऑरलैंडो रोजालैंड और सीलिया को लेकर नहीं गया था। यहाँ पर अगर हम ऑरलैंडो की बात करें तो वो रोजालैंड और सीलिया को तो लेकर नहीं गया था। ओलिवर इस बात को अच्छे से जानता है। ऑरलैंडो के राज छोड़ने की वजह थी उसका भाई ओलिवर, क्योंकि उसे शक था कि कहीं उसका भाई उसे मार ना डाले, इसलिए वो ये राज छोड़कर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चला जाता है। इस वजह से वो अपने नौकर एडम को लेकर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला गया है। कहानी में आगे ड्यूक जूनियर अपने साथियों के साथ खाना खा रहे होते हैं। अब इतने में वहाँ पर ऑरलैंडो आता है और वो उन लोगों से खाना खाने के लिए मांगता है, लेकिन ड्यूक जूनियर उससे कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम हमारे साथ बैठ करके आराम से खाना खाओ। लेकिन दोस्तों, ऑरलैंडो तो दरअसल एडम के लिए खाना ले जाना चाहता था, भूख उसे लगी थी, इसलिए वो ड्यूक जूनियर से उसे खाना ले जाने के लिए दे देता है। इसलिए यहाँ पर जो ड्यूक जूनियर होता है वो उसे परमिशन दे देता है कि तुम ये खाना लेकर जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद स्टोरी में क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी भी लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you for watching this video.